नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल की। हमने ये रिवीजन मॉड्यूल शुरू किया था और उसमें हमने स्पोर्ट्स एंड योगा कंप्लीट कर लिया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग अभी देख रहे हैं। इससे पहले हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक्स और 6 लेक्चर्स पूरे कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमने अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किया था। तो आइए हम देखते हैं आज कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता, वैधता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन के बारे में। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं क्या, और इनमें क्या क्या इनके फीचर्स हैं, क्या क्या इनके टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले पावर। अब देखो, शक्ति शक्ति होती क्या है? शक्ति क्या होती है? शक्ति एक आर्ट है। ठीक है, किस चीज की आर्ट है? टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज और हर विल। अपनी इच्छा अनुसार किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना या किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल एबिलिटी है। किसी हर इंसान के पास में शक्ति होती है। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल एबिलिटी है और ये आर्ट है किस चीज की? टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज और हर विल। फिर अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अपन इसकी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल एबिलिटी है। फिर शक्ति देखो, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छे कामों में इस्तेमाल भी की जा सकती है और बुरे कामों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। फिर अथॉरिटी। शक्ति जो है वो सत्ता सत्ता के साथ मिलकर होती है तो काम आती है ना। सत्ता बिना शक्ति के सरवाइव नहीं कर सकती। अथॉरिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पावर। और अथॉरिटी की बात करें तो अपन पावर, अगर वैधता मिल जाती है पावर को, अगर शक्ति को लेजिटिमेसी मिल जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है, तो वो सत्ता बन जाती है। तो ये पावर के बारे में बेसिक बात है, ये शक्ति होती क्या है। फिर अगर अपन अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी को देखो, सत्ता क्या है? सत्ता है राइट, ठीक है, टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू गेट देम ओबेड। ये देखो हेनरी फ्योल की दी हुई डेफिनेशन है। बहुत सारी अलग अलग भी डेफिनेशन है पर ये बेस्ट डेफिनेशन है अथॉरिटी की। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, है ना, एंड पावर टू गेट देम ओबेड। फिर जब पावर को, शक्ति को वैधता मिल जाती है तो वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेजिटिमेसी बहुत जरूरी है पावर के साथ में, तभी सत्ता कहलाती है, तभी अथॉरिटी बनती है। अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये पावर का ही, शक्ति का ही एक्सपैंडेड फॉर्म है। ठीक है, इसमें सेंट्रलाइजेशन जो होगा अथॉरिटी का, वो ऑर्गेनाइजेशन के हाई लेवल पर होगा हमेशा, है ना, लोअर लेवल पर नहीं होगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर ये फ्लो करती है टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशन में, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। ऊपर सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। फिर देयर कैन बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। मतलब आप अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो, है ना। प्रत्यायोजन से अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो कि डेलीगेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। ठीक है, तो अथॉरिटी आप किसी और को दे सकते हो। आपके पास में कोई लीगल अथॉरिटी है तो आप वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। फिर अथॉरिटी के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अलग अलग लॉज जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं वो हो सकते हैं। फिर अलग अलग कोड संहिताएं हो सकती है। तो ये सारी चीजें सोर्सेस हो सकते हैं अथॉरिटी के। ठीक है, तो ये अथॉरिटी और अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो सबसे पहले आती है लाइन अथॉरिटी। ठीक है, इसको रेखा सत्ता बोलते हैं। अब ये रेखा की सत्ता नहीं है। ये सत्ता किस चीज की है? अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है और स्टाफ को डायरेक्शंस देती है ना। फाइनल डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है उसको लाइन अथॉरिटी बोलते हैं, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज हो गई, तो ये लाइन अथॉरिटी हो गई। फिर स्टाफ अथॉरिटी की बात करें तो स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है? ये जो लाइन अथॉरिटी को एडवाइस करने वाली अथॉरिटी है। ठीक है, स्टाफ सत्ता क्या है? जो लाइन सत्ता को, रेखा सत्ता को एडवाइस करने का काम करती है, किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। इसको स्पेसिफिक अथॉरिटी भी बोलते हैं और इसको अथॉरिटी विद स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जो इसी काम के लिए होती है ना, डिसीजन मेकिंग में एडवाइस करने के लिए। जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, मिनिस्ट्रीज हो गई, इनकी हेल्प करता है नीति आयोग, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, है ना। तो ये सारी स्टाफ अथॉरिटी है। फिर अपन बात करें फंक्शनल अथॉरिटी, क्रियात्मक सत्ता की, तो ये फंक्शनल अथॉरिटी क्या होती है? इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, इसको पर्टिकुलर सिचुएशन में पावर दी जाती है ना। इसके पास हमेशा वो पर्टिकुलर पावर नहीं होती, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब इसकी नीड होगी तब ये दी जाएगी, तो ये क्रियात्मक सत्ता है। जैसे कि आरपीएससी के पास में जो अथॉरिटी है डिपार्टमेंटल प्रमोशन की, है ना, तो ये उसके पास में हमेशा नहीं रहती है। ये उसके पास में हमेशा नहीं रहती है। ये जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो आरपीएससी को ये फंक्शनल अथॉरिटी दे देता है। ठीक है, इसको लिमिटेड अथॉरिटी भी बोलते हैं। फिर आगे बात करें तो टाइप्स, हमने जो ये टाइप्स ऑफ अथॉरिटी देखी ये जनरलाइज टाइप्स है। फिर अगर मैक्स वेबर के हिसाब से टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप्स होते हैं: ट्रेडिशनल अथॉरिटी, है ना, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल तो देखो आप कि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर अथॉरिटी है ना, ट्रेडिशनली होगी, है ना। ट्रेडिशनली का अगर आप वैसे देखो तो परंपरागत तरीके से जो पावर ट्रांसफर होगी उसको आप ट्रेडिशनल अथॉरिटी कह सकते हो। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा मोनार्की में, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देख लो, है ना, जैसे आप सऊदी अरेबिया में देख लो। तो ये सारे जो है ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी के एग्जाम्पल्स हैं।
इसको क्या पावर इन द चेयर भी बोलते हैं, है ना, पावर इन द चेयर या अथॉरिटी इन द चेयर, ये कुर्सी में सत्ता है। तो ये क्या होगी, ट्रेडिशनल या परंपरागत। ठीक है, फिर कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करें, करिश्माई सत्ता की बात करें, तो ये क्या है, इन दिस द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन आर फॉलोड बाय फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी और एंड आइडियल इमेज, है ना, इसमें मतलब जो इंसान का व्यक्तित्व होगा, जो उसकी पर्सनालिटी होगी, वो कैरिज्मेटिक होगी, करिश्माई होगी। तो इस वजह से लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, उसमें और कोई गुण हो कि ना हो, पर जो वो बात बोलेगा वो बिल्कुल करिश्माई बात लगेगी, आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। जैसे इसमें एग्जांपल देखो तो आप महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। अब महात्मा गांधी के पास में जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, है ना, महात्मा गांधी के पास में कोई भी किसी भी तरीके की लीगल अथॉरिटी नहीं थी, है ना, ना वो किसी बहुत बड़े पद पे थे, कुछ भी नहीं था, परंतु कैरिज्मेटिक अथॉरिटी थी, है ना, कैरिज्मेटिक क्योंकि उनकी पर्सनालिटी थी। फिर अपन देखते हैं लीगल अथॉरिटी, है ना, विधिक सत्ता। अब ये विधिक सत्ता क्या होती है, इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर जो होता है वो लीगली किया जाता है ना, मतलब आपको आपके पास अथॉरिटी होगी पर वो लीगल तरीके से है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर देता है या लॉज वो पावर देते हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं लीगल अथॉरिटी, है ना। और मैक्स वेबर के अनुसार क्या है, ये बेस्ट फॉर्म है अथॉरिटी का। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स तो अथॉरिटी मैक्स वेबर के अनुसार हो गई, और ये तीन टाइप्स हो गए जनरलाइज्ड, है ना, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। फिर इसमें मैक्स वेबर के अनुसार देखें तो ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल अथॉरिटी। अब देखो इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि, है ना, अथॉरिटी का, सत्ता का इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये इंश्योर करती है क्या, कोऑर्डिनेशन, इंस्पेक्शन, डायरेक्शन, सुपरविजन, है ना, ये सारी चीजें इंश्योर करती है अथॉरिटी। अथॉरिटी होगी तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, डायरेक्शन प्रॉपर दिया जाएगा, सुपरविजन प्रॉपर होगा, इंस्पेक्शन प्रॉपर हो पाएगा। फिर अथॉरिटी होगी तो डेलीगेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है, वर्क इज डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट्स, है ना, अथॉरिटी होगी तभी पॉसिबल है, अगर बिना अथॉरिटी के आप कर दोगे तो सबॉर्डिनेट काम करेगा ही क्यों। फिर इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करने में ये बहुत वो अच्छा काम होता है अथॉरिटी का। फिर अथॉरिटी का ये ऑल्सो अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन फॉर सबॉर्डिनेट्स, है ना, सबॉर्डिनेट्स के लिए मोटिवेशन का काम करती है। अब कैसे करती है, अथॉरिटी होगी तो सबॉर्डिनेट्स को आप डेलीगेट करके कुछ वर्क दोगे तो वो डेलीगेशन के तौर पे भी मोटिवेशन का काम करेगी, और अथॉरिटी होगी तो वो अथॉरिटी से काम करवाने की उनकी जो क्षमता होगी वो भी उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी हो गई। फिर अगर अपन सोर्सेस की बात करें कि अथॉरिटी का सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो फॉर्मल सोर्सेस हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब इसके फॉर्मल सोर्सेस हो सकते हैं। फिर जो बिहेवियरलिस्ट है ये क्या कहते हैं, जो अथॉरिटी का सोर्स है वो एक्सेप्टेंस को मानते हैं, है ना, जो अपन एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी देखी कि अगर कोई इंसान ऑर्डर दे रहा है, मान लो ये हायर अथॉरिटी और ये उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, अब ये अथॉरिटी तभी होगी जब इनकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक्सेप्टेंस देंगे, है ना, ये एक्सेप्टेंस देंगे तभी ये अथॉरिटी मानी जाएगी। तो ये बिहेवियरलिस्ट जो होते हैं ये कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। फिर कॉम्पिटेंस आइडियोलॉजी ये क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन आर एक्सेप्टेड बाय द सबॉर्डिनेट्स, ये कहते हैं कि मतलब जो हायर अथॉरिटी बैठी हुई है सर वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप किसी को भी हायर अथॉरिटी बना दो और सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो कर लेंगे या उसकी अथॉरिटी को मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, मतलब आप चाहे कितनी लीगल अथॉरिटी दे दो पर अगर हायर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है तो सबॉर्डिनेट्स नहीं मानेंगे। तो ये कॉम्पिटेंस आइडियोलॉजी है। तो ये तीन सोर्सेज बेसिकली डिवाइड कर रखे तीन पार्ट्स में, फॉर्मल सोर्सेज हैं, बिहेवियरलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, और कॉम्पिटेंस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है। फिर हम देखेंगे इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। तो सबसे पहले देखो टेक्निकल लिमिटेशन हो सकती है, अगर आपने अथॉरिटी है किसी ऐसे इंसान को दे दी जिसको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है ना, तो ये लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन हायर अथॉरिटी हो सकती है। फिर बायोलॉजिकल लिमिटेशन हो सकती है, ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया जो सबॉर्डिनेट की लाइफ को डेंजर में डालता है, तो ये लिमिटेशन हो सकती है अथॉरिटी की, है ना। जैसे मान लो कि आपने किसी को ऑर्डर दे दिया कि ये जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है और आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि ये बिल्डिंग से कूद जाओ, तो ये सबॉर्डिनेट ऑर्डर उसको फॉलो करेगा नहीं है ना, ये अथॉरिटी चाहे आपके पास में कितनी हो पर उसकी लाइफ ही अगर डेंजर में आ गई तो वो ये बायोलॉजिकल लिमिटेशन, जैविक लिमिटेशन हो गई। जैसे आपने किसी को कह दिया ये जहर पड़ा है भाई चख लो, है ना, तो ये बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, वो क्यों बेचारा जहर चख लेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है सिर्फ इसलिए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर इकोनॉमिक लिमिटेशन है, अब आपने किसी सबॉर्डिनेट को ऐसे कह दिया कि भाई ये 10,000 रुपए का सामान ले आना, अब उसके पास 10,000 रुपए है ही नहीं और 10,000 रुपए का वो लॉस खाने के लिए सक्षम ही नहीं है, तो वो नहीं लाएगा, तो ये रिफ्यूज कर सकता है। तो ये इकोनॉमिक लिमिटेशन हो गया। फिर एनवायरमेंटल लिमिटेशन हो गया, फ्लड आ गया, मान लो सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अब बाहर तो सुनामी आई हुई है और आप सबॉर्डिनेट को बोल रहे हो एक काम कर भाई जा करके लोगों की मदद कर या तैर करके आ, तो ऐसा वो काम नहीं करेगा, बाहर तूफान चल रहा है और आप बोल दो कि जाओ तूफान से लड़ो, तो वो ऐसा नहीं करने वाला है, तो ये एनवायरमेंटल लिमिटेशन है। फिर ये तीन चार, है ना, ये लेजिस्लेटिव, ये कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में भी हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल से भी लिमिटेशन है अथॉरिटी पे, है ना, जैसे कि बहुत सारे मोशंस लाए जाते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, जैसे ये व्यवस्थापिका जो होती है, या फिर आप ये मान लो कि जैसे विधानसभा या लोकसभा हो गई, तो वहां पर कॉलिंग अटेंशन मोशन ला करके आप जो अथॉरिटी है उसको लिमिट करते हो। फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में देखें तो अधिकारियों के अपॉइंटमेंट करना, रिमूवल या फिर ट्रांसफर करना, ये सारे भी लिमिटेशंस हैं। फिर जुडिशियल कंट्रोल की बात करें तो ये जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारे क्या हैं, लिमिटेशन है अथॉरिटी के। फिर कंट्रोल बाय मीडिया, है ना, ये क्रिटिसिज्म करके कंट्रोल करती है, तो ये अथॉरिटी का लिमिटेशन है। फिर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं ये, अलग अलग कोई कैमरा लगा करके छुपा करके, पर्स में छुपा करके, पेन में लगा करके चला जाता है, तो वैसे स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं अधिकारियों का, मंत्रियों का, तो ये कंट्रोल बाय मीडिया है। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशन है अथॉरिटी की। फिर अपन देखें कि शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है ना, पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखें तो पावर तो देखो आर्ट है किसकी, इन्फ्लुएंस अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जबकि अथॉरिटी हमने क्या बात की थी, फेयल ने क्या कहा, इट इज अ राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू गेट देम ओबेड। फिर पावर जो है वो उसका, उसको लीगल फॉर्म नहीं है उसकी कोई भी, वो तो सबके पास में है, इंटरनल है वो। पर अथॉरिटी, जब पावर को आप वैधता दे देते हो तभी तो ये अथॉरिटी बनती है, तो इसकी लीगल फॉर्म है। फिर इट्स एग्जिस्टेंस, जो पावर की एग्जिस्टेंस है वो अथॉरिटी के बिना पॉसिबल है, पर अथॉरिटी पावर के बिना पॉसिबल नहीं है। पावर को आप प्रत्यायोजन नहीं कर सकते हो, डेलीगेशन कर सकते हो क्या, पावर का डेलीगेशन नहीं हो सकता, परंतु अथॉरिटी का डेलीगेशन हो सकता है। आप जैसे कलेक्टर है, तो कलेक्टर के पास में बहुत ज्यादा काम है, तो वो एडीएम को बता देगा कि भाई ये वाला काम आप कर देना मेरी जगह, मैं आपको ये डेलीगेट कर रहा हूँ, तो ये अथॉरिटी ट्रांसफर हो गया, अथॉरिटी का डेलीगेशन हो गया। फिर पावर जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ में लिंक नहीं है, पावर के साथ में कोई किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है। परंतु अथॉरिटी के साथ में क्या है, अथॉरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है भाई, उत्तरदायित्व होता है अथॉरिटी के साथ में। फिर अगर पावर के सोर्सेज देखें तो क्या क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है, बल हो सकता है, अथॉरिटी भी, सत्ता भी पावर का सोर्स है। ठीक है, फिर आप इन्फ्लुएंस, आपकी इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, ये भी पावर का सोर्स है। और अथॉरिटी देखें, अथॉरिटी में क्या क्या सोर्सेज है, हमने पहले भी बात की, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, अलग अलग संहिताएं हैं, कोड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये सारी क्या है, सोर्सेज ऑफ पावर है। ठीक है, तो ये हमने पावर और अथॉरिटी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये उत्तरदायित्व है ना, उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व क्या होता है, ये ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू डू और नॉट टू डू एनी वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, है ना। आप चाहो तो उस काम को उस पर्टिकुलर वे में करो या ना करो, है ना, तो ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये नेसेसरी फॉर द बाइंडिंग ऑफ पावर, पावर को बांध करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। सो क्लासिकल थिंकर जो हमने पढ़े थे शुरुआत में, है ना, मूने, रेले और ये सारे जो थिंकर्स थे, ये हमने पढ़े थे, ये लिंक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर के साथ में ये लिंक बनाते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बेसिक देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होती है, ये पर्सनल और मॉरल होती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की, जैसे आपकी माता पिता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो, है ना। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, ये लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे ही किसी चीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको आपको सही तरीके से करना है, आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आप जैसे मान लो चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी हुई है और चुनाव सही से कंडक्ट नहीं होते हैं, तो आप अकाउंटेबल हो सर, फिर है ना, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी फिर। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, परंतु अकाउंटेबिलिटी इसके साथ में जुड़ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देखो ये अप्लाई होती है किस पे, पर्सनल लाइफ पे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे। पर ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये पर्सनल लाइफ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में लीगल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपका आपकी मर्जी है, आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। पर ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, जबकि अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन होता क्या है, तो प्रत्यायोजन क्या है, ट्रांसफर और शिफ्टिंग ऑफ वर्क, है ना। प्रत्यायोजन बेसिक, आप अगर प्रत्यायोजन को समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये किसी हायर कोई अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, और ये कोई सबॉर्डिनेट है ना। अब हायर अथॉरिटी के पास में कुछ काम है जो वो खुद करना नहीं चाहता है, या वर्कलोड ज्यादा है, तो ये वो काम इसको दे देगा, है ना, तो ये काम का प्रत्यायोजन कहलाएगा, है ना। दिस विल बी कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ वर्क। अब ट्रांसफर और शिफ्टिंग ऑफ वर्क फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट ड्यू टू एक्सेसिव वर्क बर्डन एंड और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इन हायर अथॉरिटी। अब ये ट्रांसफर ऑफ वर्क बर्डन के कारण भी हो सकता है, या फिर मान लो कोई ऐसे स्पेशलाइज काम आ गया, मान लो अब एसीएस लेवल का अधिकारी है, अब एसीएस लेवल के पास में ऐसा कोई काम आ गया जो टेक्निकल साउंड आदमी है वही कर सकता है। अब ये तो जर्नलिस्ट बैठा है ना, जर्नलिस्ट बैठा है, तो ये क्या है, एसीएस काम सौंप देगा किसको, मान लो ये एसी को काम सौंप देगा, है ना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को ये काम सौंप देगा, तो ये टेक्निकल आदमी है, अब ये सबॉर्डिनेट है और ये जो काम ट्रांसफर हुआ है इसको कह देंगे डेलीगेशन। ठीक है, तो ये बेसिक डेलीगेशन का मतलब हुआ। अब डेलीगेशन के फीचर्स देखें तो डेलीगेशन के साथ में क्या आता है, इसके तीन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, वर्क, काम, है ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम, सत्ता और जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व।
फिर डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर होते हैं। अथॉरिटीज इसमें डिवाइड हो जाती है, हायर अथॉरिटी और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है। फिर डेलीगेशन हमेशा मतलब टेम्पररी नेचर का होता है, आपने थोड़े टाइम के लिए दे दिया, अब ये टेक्निकल काम आया था तो एसीएस ने काम दे दिया इंजीनियर को, पर जैसे ये वाला काम हो जाएगा उसके बाद में डेलीगेशन खत्म हो जाएगा, तो ये टेम्पररी नेचर का है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल प्रोसेस है, मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है मान लो और ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब यहाँ पर अगर लोग काम कर रहे हैं तो ये आपस में डेलीगेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ की हायर अथॉरिटी यहाँ के सबॉर्डिनेट को बोल सकती है, अब यहाँ बैठी हायर अथॉरिटी यहाँ के सबॉर्डिनेट को तो नहीं बोल सकती है ना कि आप मेरा काम कर देना। तो ये डेलीगेशन जो है वो इंटरनल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं होता है। ठीक है। फिर देखें तो ये नैरो अप्रोच होती है किसके कंपैरिजन में, डिसेंट्रलाइजेशन के। अब आगे हम लोग देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। विकेंद्रीकरण जो है, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन ना होना अथॉरिटी का, ये एक जगह है, मान लो सारी पावर्स यहीं पर सेंट्रलाइज्ड है ना, उससे बेटर क्या होगा कि आप पांच छह ऐसे पावर सेंटर्स बना दो जहां पर ये पावर्स डिवाइड कर दो, और आप ये जो अलग अलग पावर डिवाइड करोगे ये सेंट्रलाइज्ड पावर है और ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, है ना, विकेंद्रीकृत हो जाएंगी। फिर ये एसोसिएटेड है किसके साथ में, पद सोपान, हायरार्की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम प्रिंसिपल्स में देखेंगे, पर पद सोपान मैंने आपको पहले ही बताया था कि पद सोपान में सीधा सीधा ये ट्रायंगल कंसेप्ट है कि जैसे ये हायर अथॉरिटी है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, तो ये जो तरीका होगा ये इसमें भी लागू होगा, तो ये डेलीगेशन में लागू होगा। फिर अकाउंटेबिलिटी, इसमें डेलीगेशन में देखो अकाउंटेबिलिटी तो हायर अथॉरिटी की है ना, जो जवाबदेहिता होगी वो तो हायर अथॉरिटी की होगी, परंतु जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो सबॉर्डिनेट का होगा। तो ये डेलीगेशन के बेसिक फीचर्स हैं। ठीक है। अगर आप एक बार रीड आउट करना चाहें तो अपन लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं ना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये रीड आउट कर लेते हैं ना तो बहुत ही फायदा हो जाता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या क्या है डेलीगेशन की। पहले तो हमने डेफिनेशन देखी, ट्रांसफर और शिफ्टिंग ऑफ वर्क फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट ड्यू टू एक्सेसिव वर्क बर्डन एंड लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, एंड की जगह आप और भी कर सकते हो, और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इन हायर अथॉरिटी इज नोन एज डेलीगेशन। फिर फीचर्स में देखें अपन ने कि इसके तीन एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के, देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन डेलीगेशन, वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डेलीगेशन हैज डुअल नेचर, अथॉरिटीज आर डिवाइडेड इन हायर अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट्स। फिर डेलीगेशन इज टेम्पररी इन नेचर, फिर इट इज इंटरनल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट इज डन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसकी बात करें तो इट इज नैरो अप्रोच इन कंपैरिजन टू डिसेंट्रलाइजेशन। फिर देखें तो इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हायरार्की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो हायर अथॉरिटी की होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सबऑर्डिनेट की होगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, है ना। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो रिटर्न डेलीगेशन हो सकता है, लिखित हो सकता है, या फिर मौखिक हो सकता है ना। रिटर्न मतलब रिटर्न तरीके से अगर ट्रांसफर ऑफ वर्क हुआ है तो रिटर्न डेलीगेशन हो गया, और मौखिक तरीके से हुआ है तो ओरल डेलीगेशन, है ना, अगर बोल करके किया गया है तो ओरल डेलीगेशन हो गया। फिर डायरेक्ट डेलीगेशन देखें, प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेलीगेशन, प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन देखें तो डेलीगेशन अगर डायरेक्टली हुआ है बिना किसी मीडिएटर के, जैसे कलेक्टर ने सीधा एसडीएम को बोल दिया है ना, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रखा, तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट मतलब कोई मीडिएटर का प्रेजेंस है, जैसे कलेक्टर पहले एडीएम को बोले और एडीएम एसडीएम को बोले, है ना, तो ये डायरेक्ट डेलीगे इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट डेलीगेशन हो गया, है ना, मीडिएटर और बिना मीडिएटर के। फिर फॉर्मल डेलीगेशन देखें तो फॉर्मल मतलब किसी रूल रेगुलेशन या किसी प्रिंसिपल के आधार पर डेलीगेशन किया गया हो तो फॉर्मल है, या फिर अगर इनफॉर्मल डेलीगेशन देखें तो ट्रांसफर ऑफ वर्क कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल तरीके से है, तो ये इनफॉर्मल डेलीगेशन हो गया, व्हेन ट्रांसफर ऑफ वर्क इज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल। अब टेम्पररी डेलीगेशन में देखें तो छोटे टाइम के लिए मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर किया जाए तो टेम्पररी डेलीगेशन, और परमानेंट देखें तो परमानेंटली। आप कोई ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि कई परमानेंटली डेलीगेट किए हुए होते हैं कई काम, तो ये परमानेंट डेलीगेशन हो गया। फिर जनरल डेलीगेशन देखें, सामान्य, तो सामान्य में देखें तो हायर अथॉरिटी ट्रांसफर, पूरा का पूरा काम सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं, होल वर्क टू सबॉर्डिनेट्स। फिर स्पेसिफिक डेलीगेशन में देखें तो इसमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या टास्क को डेलीगेशन कर देते हैं ना, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स हैं। देखो ये टाइप्स भी है ना धीरे धीरे समझाया जा सकता है, परंतु मैं चाह रहा हूँ कि ये है ना लेक्चर्स बहुत ज्यादा लंबे ना हो और ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। बाकी ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सब्जेक्ट है इसको 30-40 घंटे तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए, जो आरएएस का सिलेबस है उसको पढ़ाने के लिए, और लोग तो 70-70 घंटे भी लेते हैं इसको पढ़ाने के लिए, परंतु अभी अपन लोग सोच रहे हैं कि 4-5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए अपना, तो थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा क्रिस्प तरीके से चलना पड़ेगा, है ना, तो ज्यादा चीजें हर एक चीज समझाने के लिए नहीं रुक सकते। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डेलीगेशन हमने देख लिया। फिर अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस और रीजंस ऑफ डेलीगेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डेलीगेशन के, तो रीजंस में देखो रिड्यूस करना है वर्कलोड हायर अथॉरिटी का, तो ये डेलीगेशन का इंपॉर्टेंट काम है। ये प्रमोट और अटेन करता है स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्पेशलाइजेशन उसके पास में नहीं है, परंतु वो डेलीगेट करके काम डेलीगेट करके, अगर मान लो कलेक्टर है तो कलेक्ट्रेट में अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो वो कोई काम है तो वो जैसे मान लो अकाउंट्स का काम है तो वो डब्ल्यू को दे दे, डब्ल्यू को दे दे तो अकाउंट्स का स्पेशलिस्ट है।
या कोई अकाउंट्स ऑफिसर को दे दे, तो ये सब अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट हैं, तो अपने अटेन हो जाएगी क्या स्पेशलाइजेशन। फिर ये सबॉर्डिनेट्स में मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करता है, सबॉर्डिनेट्स को आप काम दोगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगी ही। फिर ये डेवलप करता है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये सेव हायर अथॉरिटी का टाइम बचाता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बचाता है, सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है टू रिजॉल्व टेक्निकल, ये टेक्निकल डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने में मदद करता है। फिर ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, सबॉर्डिनेट्स के लिए। फिर हायर अथॉरिटी इसके अगर डेलीगेशन करती है तो फोकस कर सकती है इसमें अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। फिर अपन देखें तो ये इंक्रीज करता है क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल को, है ना, नियंत्रण का क्षेत्र जो हायर अथॉरिटी का है वो बढ़ जाता है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल वैसे हम लोग प्रिंसिपल्स में देखेंगे, पर ये नियंत्रण का क्षेत्र है, तो बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि अगर डेलीगेशन का काम है तो एक हायर अथॉरिटी अगर 10 जनों को संभाल सकती है तो, और 10 जने दो दो तीन तीन जनों को संभाल सकते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हायर अथॉरिटी का अपने आप इंक्रीज हो जाएगा जब वो काम डेलीगेट करेगा तो। ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस और रीजंस ऑफ डेलीगेशन देखे। फिर अपन हर्डल्स और हिंड्रेंसेस, हर्डल्स क्या क्या है डेलीगेशन में। सबसे पहला हर्डल तो क्या है, लिमिटेड और स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 जने काम करते हैं, उसमें क्या डेलीगेशन करोगे। ठीक है, तो ये लिमिटेड और स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमिक रिसोर्स। अब आपके पास इतना ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि आप काम को ट्रांसफर करो, जने 5 ही काम कर रहे हो, तो सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है कि इकोनॉमिक रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो डेलीगेशन में हर्डल है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन हायर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डेलीगेशन होगा नहीं भी होगा, और हो भी जाएगा तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग और सबऑर्डिनेट्स। अब आपने सबऑर्डिनेट को कोई काम तो पकड़ा दिया पर उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी पर उसकी पहले ट्रेनिंग ही नहीं हुई, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना, ये हर्डल है। फिर हायर अथॉरिटी इगोइस्टिक है, ये देखो सबसे बड़ी परेशानी है पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई है तो वो ये है कि अगर हायर अथॉरिटी इगोइस्टिक या प्राउडी है तो वो जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो कभी भी डेलीगेशन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, मतलब वो खुद डेलीगेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट, अगर सबॉर्डिनेट्स में आत्मविश्वास की कमी है तो डेलीगेशन सही से नहीं हो सकता। विल पावर की कमी है तो भी डेलीगेशन सही से नहीं हो सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी हायर अथॉरिटी ने पहले डेलीगेशन प्रोसेस किया है और वो फेल हो गया है तो डेलीगेशन में दिक्कतें आती है। फिर लास्ट में देखें तो लैक ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड सबॉर्डिनेट्स, अगर हायर अथॉरिटी का सबॉर्डिनेट्स के प्रति ट्रस्ट ही नहीं है या फिर ट्रस्ट में कोई कमी है तो फिर ये हिंड्रेंस है, हर्डल है किसमें, डेलीगेशन में। फिर अपन देखो आइडियल कंडीशन देखें अगर डेलीगेशन की, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल आइडियल डेलीगेशन को बना देंगी, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये रिटर्न मैनर में होना चाहिए, है ना, मौखिक नहीं होना चाहिए, रिटर्न होगा तो उसकी लीगैलिटी बनेगी, है ना, वैधता बनेगी। फिर ये रिवॉर्ड और अवार्ड के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब आप डेलीगेट करके कुछ काम तो करवा रहे हो, सबऑर्डिनेट मोटिवेट कैसे होगा, कुछ अवार्ड उसको दे दो, कुछ रिवॉर्ड उसको दे दो, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे दो या फिर कुछ ट्रॉफी दे दो। ये सारे एम्प्लॉयज के सामने बैठा करके उसको ट्रॉफी दे दोगे, उसको मजा आ जाएगा। तो ये डेलीगेशन का प्रोसेस है ना, इसको आइडियल बनाता है क्या, रिवॉर्ड और अवार्ड सिस्टम। फिर ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रोसेस होना चाहिए इसमें, मतलब इसमें आदेश की एकता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डेलीगेट भी कर दिया उसके बाद में भी 4-5 लोग एक कोई आदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आदेश की एकता होनी चाहिए। एक हायर अथॉरिटी है जो किसी काम को डेलीगेट कर रही है तो ऑर्डर्स भी उसी से आने चाहिए। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंजमेंट होने चाहिए सबॉर्डिनेट्स के लिए, बिना ट्रेनिंग के डेलीगेशन फेल ही हो जाएगा। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है किसके लिए, डेलीगेशन के लिए। अब हम देखते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में अंतर क्या है, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण है एक तरीके का प्रत्यायोजन पर ये बड़े लेवल पे है ना, तो हम देखते हैं क्या है ये। देखो सबसे पहले डेलीगेशन क्या है, इंटरनल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि एक्सटर्नल प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सटर्नल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी एजेंसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स है ना। जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ना तो मैं आपको बताऊं बेस्ट एग्जांपल जो दिमाग में आता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आता है, ठीक है। तो हम हमेशा इसको ही दिमाग में रख करके डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोचेंगे, जो भी पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमको सोचना है वो पंचायती राज से निकाल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स हैं, ये उसमें अलग अलग पंचायत हैं। अब आप देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो लेवल जंप करके ऑर्गेनाइजेशन में ये काम भेजा गया है, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया। फिर देखें इसमें तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है डेलीगेशन में, वो अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, हायर अथॉरिटी की होती है, हमने पहले भी देखा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर सबॉर्डिनेट्स की होती है पर अकाउंटेबल तो कौन रहेगा, हायर अथॉरिटी ही अकाउंटेबल रहेगी। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें अकाउंटेबिलिटी भाई सबॉर्डिनेट्स की होगी, जब आपको पूरा का पूरा ही पावर आपके हाथ में दे दी तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी रहेगी। फिर इसमें जो डेलीगेशन है उसमें सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना सकते। जबकि सबॉर्डिनेट जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसमें सबॉर्डिनेट बना सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लेवल पे, जब उनको पूरी पावर दे दी है तो। फिर इसमें जो डेलीगेशन में पावर ट्रांसफर होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर डेलीगेशन क्या है, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ये जनरली रिटर्न ही होगा क्योंकि इतना बड़े लेवल का काम हो रहा है, रिटर्न ही होगा। फिर डेलीगेशन है ये थोड़ा सा टेम्परेरी प्रोसेस है, कभी कभी परमानेंट होता है पर जरूरी नहीं है परमानेंट हो।
ज्यादातर ये टेम्परेरी प्रोसेस है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ये रिटर्न होता है और ये परमानेंट होता है। फिर डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के कंपैरिजन में नैरो कंसेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉड कंसेप्ट है। फिर ये जो डेलीगेशन है वो प्रशासनिक अप्रोच है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल अप्रोच है। ठीक है, तो डेलीगेशन में देखो एग्जांपल देखें तो अपन एडीएम अगर कुछ काम ट्रांसफर कर रहा है एसडीएम को, तो वो डेलीगेशन हो जाएगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो पावर्स आई हैं, ट्रांसफर हुई हैं, तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे 93rd और 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं, है ना, तो ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 7 लेक्चर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग 5-6 लेक्चर्स और आएंगे। तो आपको रेगुलरली ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। होपफुली ये वीक में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद में हम लोग बिहेवियर और बाकी सब्जेक्ट्स भी जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एथिक्स भी स्टार्ट करने का प्लान है। तो होपफुली हम लोग 20 तारीख तक या 20 तारीख से पहले पहले ही ये सारे जो हमने बात की थी, कौन कौन से 20-20 मार्क्स वाले जो आपके छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो 6 सब्जेक्ट्स प्लस आपका 60-65 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 65 नंबर का एथिक्स। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे प्रॉपर, इसमें आरएएस मेंस का जो रिवीजन मॉड्यूल है उसमें। और उसके बाद में आप चाहो तो अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम लोग, आप कमेंट्स में बता देना, हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स और बाकी जो और छोटे छोटे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं मतलब कि, तो उनके भी अपन लोग लेक्चर्स ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।